क्लास 12th। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसके रचयिता नई कविता के सुप्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तराखंड के देहरादून नामक स्थान पर 13 जनवरी 1911 को हुआ था। बच्चों, इनकी कविताएं प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत होती हैं। शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता उषा सूर्योदय से पूर्व के आकाश के सौंदर्य को, पूर्वी आकाश के सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। सूर्योदय से पूर्व के काल को उषा काल कहा जाता है। तो उषा काल में पूर्वी आकाश किस प्रकार सुंदरता से ओतप्रोत हो जाता है, इसी का वर्णन कवि ने अपनी कविता उषा में किया है। उषा एक काल विशेष के लिए प्रयुक्त, समय विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैंने आपको बताया जैसे कि उषा का अर्थ है सुबह का समय। सुबह कौन सा? सूर्योदय से पूर्व का समय। जब सूर्योदय होता है उससे भी पहले का समय। आसमान के सौंदर्य का वर्णन, आकाश के और पूर्वी आकाश के सौंदर्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो कविता प्रारंभ करते हैं कि कवि कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में दिया है अभी गीला पड़ा है। शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पहले के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि सुबह का आकाश, सूर्योदय से पूर्व का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, बहुत नीला शंख जैसे। प्रात का नभ, प्रातः काल का, सूर्योदय से पूर्व का आकाश ऐसा लगता है कि मानो नीला शंख। अब नीला शंख क्यों कहा है? शंख तो सफ़ेद रंग का होता है। तो आकाश की पवित्रता को, जिस प्रकार शंख बहुत पवित्र होता है और हम पवित्र स्थान पर ही उस शंख को रखते हैं, पवित्र स्थान यानी मंदिर में रखते हैं हम उसको, शंख को। तो प्रात का नभ, बहुत नीला शंख जैसे प्रात का नभ, भोर का नभ। और राख से लीपा हुआ चौका, प्रातःकाल की नमी को दर्शाने के लिए कवि ने क्या कहा है? इस समय आसमान में या फिर वातावरण में नमी व्याप्त होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है कि जैसे कोई गीला चौका पड़ा हो, गीला चौका पड़ा हो। और वो गीला चौका कैसा है? राख से लिपा हुआ है जैसे। बच्चों, मिट्टी से अगर लीप देते हैं, मिट्टी तो स्थायी रूप में चिपक जाती है चौके पर, लेकिन राख सूखने के बाद हट जाती है। उसी प्रकार से राख से लिपा हुआ चौका कहने के पीछे कवि का तात्पर्य है कि सूर्योदय होने के बाद, जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय होने के बाद क्या होगा कि वह नमी, जो नमी है वो नमी समाप्त हो जाएगी, राख नहीं दिखाई देगी फिर। तो राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह चौका, यह राख से लीपा हुआ चौका नमी के कारण अभी गीला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख जैसे, शंख से उपमा दी गई है, तुलना की गई है, इसलिए इस काव्यांश में उपमा अलंकार का प्रयोग है। और बहुत ही सरल भाषा में कविता लिखी गई है। ये काव्यांश बहुत सरल भाषा में लिखा गया है।
बच्चों सबसे बड़ी बात है ग्रामीण परिवेश का वर्णन वर्णन है। पूरी ही कविता में आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। शहरों में चौका नहीं मिलता एक तो, और राख भी नहीं मिलती, राख से लिपा हुआ चौका नहीं मिलता। और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, गाँवों में, हमारे गाँव में प्रत्येक घर में एक पवित्र स्थल मंदिर होता है। उस मंदिर में शंख जरूर होगा। शंख पवित्रता का प्रतीक होता है। पूजा करने के बाद हर एक घर में शंख बजाया जाता है, शंख ध्वनि की जाती है वातावरण को पवित्र करने के उद्देश्य से। इससे आगे का काव्यांश ध्यान से सुनिए। तो आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से, प्रातःकाल का वर्णन करते हुए, प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि, बहुत काली सिल। सिल कौन? आकाश। आकाश को यहाँ पर सिल जैसा माना है, काले रंग की, क्योंकि अभी कालिमा व्याप्त है आकाश में। अभी आकाश में पूरी तरह से सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है, अंधकार है आकाश में छाया हुआ। लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इसका अर्थ है जिस प्रकार काली सिल को, सिलबट्टा होता है ना बच्चों, आपने देखा होगा, सिलबट्टा होता है जिसमें मसाले इत्यादि पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, मसाले पीसते हैं। ये गाँव में प्रत्येक घर में होता है, हर एक घर में होता है। रोज़ ताज़े मसाले पीसते हैं सब्जी दाल इत्यादि बनाने के लिए वो, और चटनी भी उसी में, उनके पास मिक्सी इत्यादि नहीं होती, वो चटनी भी इसी में बनाते हैं, मसाले भी इसी में पीसते हैं, सिलबट्टा जरूर होता है। तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल रंग के केसर से जैसे धो दिया हो। काली सिल दिखाई दे रही है और लाल रंग के केसर से वो धुली हुई सी प्रतीत हो रही है। यानी अब सूर्य उदित होने वाला है, और सूर्य उदित होने से पहले आकाश, पूर्वी आकाश लालिमा से युक्त हो जाता है। तो वो लालिमा दिखाई देने लगी है कहाँ? पूर्वी आकाश में। बाकी पूरा आकाश काला दिखाई दे रहा है, केवल पूर्वी आकाश लालिमा से युक्त दिखाई देने लगा। तो ऐसा लगता है कि काली सिल पर जैसे लाल रंग का केसर, लाल रंग के केसर से काले रंग की सिल को धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। बच्चों स्लेट आप पता नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव के बच्चे, छोटे बच्चे, स्लेट जो होती है वो लिखने के काम आती है। काले रंग की स्लेट होती है, उसमें रंग बिरंगी चौक से लिखा जाता है। सफ़ेद रंग की चौक भी होती है, खड़िया, सफ़ेद रंग की चौक से लिखा जाता है। अनेक रंगों की चौक होती है, अनेक प्रकार की जो रंगों की चौक होती है, उन रंगीन चौकों से भी लिखा जाता है उस स्लेट पर, लेकिन स्लेट काले रंग की होती है। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। खड़िया क्या होती है? खड़िया को अगर मल दो ना स्लेट पर तो क्या होता है बच्चों, खड़िया थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाती है और गिर जाती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे राख से चौके को लीप दिया जाए तो सूखने के बाद राख छूट जाती है, राख अलग हो जाएगी, चिपकेगी नहीं। ऐसे ही खड़िया भी क्या होती है, एकदम से निकल जाती है, खड़िया चिपकती नहीं है पूरी तरह से। खड़िया के बीच में से स्लेट का काला रंग दिखाई देता है। खड़िया पूरी तरह से स्लेट को नहीं भरती, उसकी कालिमा को पूरी तरह से नहीं ढकती है। खड़िया के बीच में से स्लेट का काला रंग दिखाई देता है, और लाल रंग की खड़िया भी दिखाई दे रही है, और उसके बीच बीच में से काले रंग की स्लेट भी दिखाई दे रही है। तो इसका अनुमान लगाइए आप, अंदाज, भाव क्या है कि काले आकाश में बीच बीच में लालिमा व्याप्त हो गई है, सूर्योदय होने वाला है, पूर्वी आकाश लालिमा से ओतप्रोत हो रहा है। तो
काली स्लेट पर किसी ने जैसे लाल खड़िया मल दी हो, यानी अंधेरा काली स्लेट के समान है। और लालिमा, सुबह की जो लालिमा है, कौन सी? पूर्वी आकाश की। सुबह की पूर्वी आकाश की लालिमा वो लाल चौक के समान है, लाल खड़िया चौक के, लाल रंग की खड़िया लाल रंग की चौक के समान है। तो प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है, बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है कवि ने इस काव्यांश में। पूरे काव्यांश में मानो ऐसा हो गया हो कि जैसे धुल गई हो, लाल खड़िया चोट मल दी हो किसी ने, मानो ऐसा हो गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, इसमें मुक्त छंद, इससे पूर्व का जो काव्यांश था वह भी मुक्त छंद में लिखा गया था, ये भी काव्यांश मुक्त छंद में लिखा गया है। सरल सरस खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अब इससे आगे बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। बच्चों, मैं पहले ही आपको बता रही थी, इससे पूर्व के काव्यांश में भी हमने पढ़ा काली सिल, हमने पढ़ा कि सिलबट्टा जो होता है, सिल गांव में ही पाया जाता है, स्लेट गांव के बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं, चौक से खड़िया से लिखने का काम भी गांव के ही बच्चे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नील जल, नीले रंग का साफ सुथरा जल गांव की नदियों में ही बहा करता है, क्योंकि गांव के लोग नदियों से जुड़े रहते हैं, पवित्र भाव से, बहुत पवित्र भाव से जुड़े रहते हैं। नदियों के जल को इतना शुद्ध नहीं करते, साफ सुथरा जल बहता है नदी में। तो नील जल में गौर झिलमिल या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, ऐसा लगता है। अब क्या हो गया है? सूर्योदय हो गया है। अब सूर्योदय होते ही आकाश में कैसे रंग का? एकदम गोरा। गोरा कैसा? कैसा गोरा? स्वर्णिम रंग का। स्वर्णिम रंग का सूर्य उदित हो रहा है। नीला आकाश, नीली रंग का आकाश है, स्वर्णिम रंग का सूर्य का गोला दिखाई देने लगा है, उदित हो रहा है। तो वो उसकी एक कवि ने किस प्रकार की कल्पना की है, कैसा लगता है कवि को? कवि को ऐसा लगता है कि जैसे नीले रंग में किसी की गोरी देह, किसी का गोरा शरीर जैसे तैरता हुआ सा झिलमिला रहा है। नीले रंग के जल में किसी का गोरा शरीर तैरता हुआ सा झिलमिला रहा है। हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, यानी पानी की लहरें और उन लहरों के साथ वो भी, क्योंकि वो तैर रहा है। जो भी व्यक्ति है गोरे शरीर वाली, या वो युवती या वो युवक, जो भी है, गोरे रंग की देह हिलती हुई सी प्रतीत हो रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, ये उषाकालीन सौंदर्य जो पल पल में परिवर्तित हो रहा था, परिवर्धित हो रहा था, पल पल में बदलने वाला सौंदर्य और पल पल में बढ़ने वाला सौंदर्य, परिवर्तित और परिवर्धित होने वाला सौंदर्य। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे जादू टूट रहा है इस सौंदर्य का। अभी तक ये सौंदर्य, उषा काल का यह सौंदर्य, सूर्योदय से पूर्व का यह सौंदर्य जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था, जैसे जादू अगर किसी पर हो जाए तो व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। तो जैसे जादू कर दिया हो, सब पर जादू कर दिया हो इस सौंदर्य ने, और सब इस जादू के कारण उसकी सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर के इस सौंदर्य को एकटक दृष्टि से इस सौंदर्य को निहार रहे हों, देख रहे हों, जैसे सब इस सौंदर्य को एकटक दृष्टि से। तो जादू टूटता है अब इस उषा का, यहाँ पर उषा का मानवीकरण कर दिया गया है। इस उषा का जादू, जैसे जादू, कोई जादू करने वाली हो जैसे। उषा स्त्रीलिंग है, उषा यद्यपि काल है, पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर उषा को स्त्रीलिंग के रूप में दिखा करके उषा का मानवीकरण किया है। तो जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय होने लगा है आकाश में, पूर्वी आकाश में सूर्य उदित हो रहा है।
सूर्योदय हो रहा है, तो जो उषा काल का सौंदर्य था वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। वो जो जादू सा कर देने वाला सौंदर्य था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा है, समाप्त होने लगा है। तो ये कविता थी, कवि द्वारा रची गई कविता, जो प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत कर देती है। कवि के मन में प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए भाव जागृत हुए, और हम जब इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी प्रकृति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। तो इस कविता में माधुर्य, गुण और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसा लगता है जैसे। बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको अलंकार पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, जहाँ पर कि मानो संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ संभावना के रूप में संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा, उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद वही मुक्त छंद है, सरल, सरस, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। गौर झिलमिल देह का अर्थ यहाँ पर, का भाव यहाँ पर सूर्य है। सूर्य उदित हो रहा है आकाश में, अब सूर्य उदित होने लगा है। सुबह के वातावरण की जो नमी थी वो नमी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है, क्योंकि सूर्य अपने आप में ऊर्जा लेकर आता है और ताप लेकर आता है। उस ताप के कारण वो नमी धीरे धीरे सूखने लगती है, वो नमी धीरे धीरे वाष्पित होने लगती है, वो नमी धीरे धीरे सूखने लगती है, शुष्क होने लगती है, वो नमी को सोखने लगती है। सूर्य की किरणें जो ताप से भरी हुई किरणें हैं, बहुत शीघ्रता से समय परिवर्तित होता है। तो समय के परिवर्तन का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है कि उषा काल भी एक समय है जो बहुत शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य में, बच्चों, प्रकृति में हमारे केवल पेड़ पौधे ही नहीं आते, वनस्पतियाँ ही नहीं आती, हमारा सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ और उसके अतिरिक्त हमारे आसपास का जो भी प्रकृति है वो सब आता है। तो यहाँ पर प्रकृति के एक रूप को, अर्थात सूर्य को, आकाश, धरती, ये सब प्रकृति के ही विविध रूप हैं जो अपने आप में बहुत सुंदर हैं, अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अनुपम सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। तो इसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। अनेक प्रकार के उपमान कविता में कवि ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे बहुत नीला शंख, ये सब ग्रामीण उपमान है। नीला शंख, नीले शंख को उपमान के रूप में, किसके रूप में? उपमान के रूप में, आकाश की नीले आकाश और शंख आकाश की पवित्रता को दर्शाने के लिए एक उपमान लिया है। राख से लीपा हुआ चौका, राख से लीपा हुआ चौका, प्रभातकालीन, उषाकालीन आकाश के लिए राख से लिपा हुआ चौका कहा है। राख से लिपा हुआ इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा वो राख नहीं दिखेगी, फिर राख सूख जाएगी या राख गिर जाएगी। तो राख से लिपा हुआ चौका नमी को दर्शाने के लिए किया गया है। ये भी ग्रामीण उपमान है अपने आप में। राख या फिर चौका या लीपना, ये ग्रामीण उपमान है। उसके बाद काली सिल, ये आकाश के अंधकार को दर्शाता है, ये भी एक उपमान है। अलग अलग उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर बहुत काली सिल, सिल तो ठीक है, तो स्लेट पर, स्लेट भी काली स्लेट होती है, आकाश के अंधकार को दर्शाने के लिए बताया है।
लाल खड़िया चौक जो सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है, उस लालिमा को दर्शाने के लिए कवि ने लाल खड़िया चौक उपमान का प्रयोग किया है। नील नील जल में झिलमिलाती देह, तो गोरी देह का वर्णन किया है। नीले जल में जो गोरी देह झिलमिला रही है उसका वर्णन किया है। बेटा ये भी अपने आप में बच्चों ग्रामीण उपमान है, क्योंकि शहरों में तो सब अपने अपने बाथरूम में या फिर जो उनके अंदर स्नानागार बने होते हैं, स्नानागारों में ही स्नान करते हैं। लेकिन गाँव में लोग जा कर के नदियों में स्नान करते हैं, खुले में स्नान करते हैं और सुबह ही जा कर के स्नान करते हैं, सवेरे ही जा कर के स्नान करते हैं। सूर्योदय से पूर्व तो स्नान हो भी जाता है उनका। तो इस प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया है। ग्रामीण शब्द लिए हैं, ग्रामीण उपमान लिए हैं। ग्रामीण हम प्रश्न भी एक बना है, जबकि इस कविता में वो प्रश्न बना है कि ग्रामीण किस प्रकार से आप कैसे मान सकते हैं कि गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र प्रस्तुत करती है। तो उपमान मैंने आपको अभी बताए, ये उपमान है सब। इन उपमानों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये गांव की गतिशील गांव की सुबह का चित्रण करती है ये कविता। क्योंकि शहरों में ये सब संभव नहीं है बच्चों। शहरों में एक तो फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट से इतना सुंदर सौंदर्य देखने को ही नहीं मिलता, सूर्योदय देखने को ही नहीं मिलता। उषा काल में पहले कोई उठते ही नहीं, सब सोए रहते हैं, और अगर कोई उठ भी जाए तो उषा काल का सौंदर्य नहीं देखने को मिलता। और ये सब चीज़ें जिनसे कवि ने जो उपमान लिए हैं वो उपमान शहरों में नहीं होते, इसलिए ग्रामीण उपमान लिए हैं कवि ने इस कविता में। कोष्ठक में जो शब्द जैसे अभी गीला पड़ा है, यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक विशेष अर्थ देने का प्रयास किया है। कवि विशेष अर्थ देना चाहते हैं कि अभी नमी व्याप्त है, राख से लिपा हुआ चौका तो है आसमान, लेकिन अभी गीला पड़ा है। इसका अर्थ क्या है कि अभी नमी व्याप्त है आकाश में। एक विशेष अर्थ मिल रहा है, एक अलग अर्थ मिल रहा है कविता को। तो ये प्रश्नोत्तर भी हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद आकाश में क्या परिवर्तन होते हैं। सूर्योदय से पहले तो उस कविता में जो सौंदर्य है वो व्याप्त होता है, और सूर्योदय के पश्चात सूर्य की जो ज्वलनशील किरणें होती हैं, तपाती हुई ताप भरी किरणें होती हैं, जो जिनमें ताप भी होता है, ऊर्जा भी होती है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं, जीवनदायी शक्तियाँ होती हैं। वनस्पतियों को, मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को शक्तियाँ भी मिलती हैं, ऊर्जा भी मिलती है सूर्य की किरणों से। वो किरणें फिर हम तक पहुँचती हैं, पृथ्वी तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कवि के द्वारा रचित ये बहुत सुंदर कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है उषा। कवि शमशेर बहादुर सिंह और शीर्षक उषा। मैं सोचती हूँ सब बच्चों की समझ में ये कविता आ गई होगी। तो अब हम अगली कविता पढ़ेंगे बच्चों। अगली कविता जो हम पढ़ेंगे, आप इससे पहले मैंने आपको एक कविता पढ़ाई थी, सहर्ष स्वीकारा है। उस कविता के लिए भी मैं रिकॉर्डिंग करके आपको तुरंत ही भेजूँगी, इसलिए आप इस कविता को ध्यान से सुनिए। अपनी बुक निकाल करके, अपनी किताब पुस्तक निकालिए। उस पुस्तक में आप अपनी कविता का एक एक काव्यांश निकालिए। एक एक काव्यांश को निकाल करके इस कविता को अच्छे से सुनिए, फिर अपनी बुक से पढ़िए, समझिए अर्थ को। और जब आप अर्थ समझ लेंगे, कविता का भाव समझ लेंगे बच्चों,
दो प्रकार के प्रश्न आते हैं काव्य सौंदर्य में। एक तो भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है। जब आप कविता का अर्थ समझ लेंगे तो आप दोनों को ही बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो अगली कविता में आपको अगली रिकॉर्डिंग में दूँगी। ठीक है बच्चों? ठीक है। ओके बच्चों, बाय।